नमो नमः आप सभी को। मैं अपनी संस्था की ओर से माननीय उपाचार्य महोदय और हमारे आदरणीय अतिथि महोदय डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी सर का आदर व अभिनंदन करता हूं। मैं अपने उपाचार्य महोदय एवं अतिथि महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वो मंच पर आए और दीप्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित करें। धन्यवाद सर। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर धन्वंतरि वंदना किया जाए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज हमारे बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अतिथि महोदय हैं, जिनका मैं संक्षिप्त में कुछ परिचय कराना चाहता हूं। हमारे अतिथि महोदय डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी सर एमएससी बॉटनी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से उपाधि ली है और वहीं से इन्होंने पीएचडी भी हासिल की है। सर 1969 से 1971 तक गोरखपुर से संबद्ध बाबा राघव दास महाविद्यालय देवरिया तथा 1971 से 2006 तक बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में प्रवक्ता एवं उपाचार्य अध्यक्ष के रूप में कार्य संपादित करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। 1975 से 1976 सत्र में संगीत गायन के प्रवक्ता के रूप में डीडीयू में अध्यापन का अनुभव लिया। सर को 1964 में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रवीण की उपाधि भी मिली है। सर ने अनेकों प्रस्तुति दी है, जिसमें से आकाशवाणी लखनऊ में सुगम संगीत गायन कलाकार के रूप में अनुमोदन प्रसारण किया है। आकाशवाणी गोरखपुर से अद्यतन संबंध रहा है। संगीत गायन ग्रेड ए, संगीत संयोजन ग्रेड एक कलाकार के रूप में दूरदर्शन आकाशवाणी से प्रसारण भी किया है। दिल्ली दूरदर्शन केंद्र द्वारा 2 बार गुड इवनिंग इंडिया कार्यक्रम से साक्षात्कार का सजीव प्रसारण भी किया है।
दिल्ली दूरदर्शन के सीपीसी कार्यक्रम हेतु अनेकों बार गायन किया है। सर की बहुत सारी लेखनियां हैं जो यहाँ हर एक बताना असंभव है। मैं उनमें से कुछ इंगित करता हूँ। जैसे शहरनामा गोरखपुर पुस्तक में शहर में संगीत के विकास विषय पर लेख का प्रकाशन भी किया है। सर ने देश विदेश में संगीत सम्मेलन सभाओं में शास्त्रीय गायन का भी प्रस्तुति किया है। सर बहुत सारे संस्थानों के सदस्य भी हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे सर शिल्पयान वाराणसी के आजीवन सदस्य हैं। मेंबर ऑफ संगीत संकल्प न्यू दिल्ली, मेंबर ऑफ सरसंग संगीत संकुल गोरखपुर के संस्थापक सदस्य भी हैं। सर को इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी प्राप्त है जो कि कैम्ब्रिज द्वारा कराया गया है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ में आर्काइवल रिकॉर्डिंग 2006 को भी किया है। सर के इसी योगदान से बहुत सारी प्रस्तुतियों को देखते हुए सर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किए गए। अब मैं अपने उप प्राचार्य महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह मंच पर आए और हमारे अति विशेष अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। धन्यवाद सर। सर ने उस परंपरा को बदली है जो किसी संस्था में जाने के अनुरूप लोग सोचते हैं कि हम इस संस्था में आए हैं तो हम यही करेंगे, हम पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे। बट सर ने उस परंपरा को पूरी तरह बदल दिया है। सर की स्टडी एमएससी है, पीएचडी है, बट उन्होंने अपने इच्छाओं को जीवित रखा और एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया। इसी संक्षिप्त में हम लोग सर के सामने अपनी संस्था की तरफ से कुछ प्रस्तुतियां करेंगे, जिनमें से मैं नामबद्ध तरीके से बुलाना चाहता हूं सौरभ तिवारी फॉर सोलो सिंगिंग। हो गए माना मगर ये जाने लो जाना, जुदा हम हो गए माना मगर ये जाने लो जाना, कभी मैं याद आऊंगी चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊंगा चले आना।
आशियान मेरा एक तू ही था, जहाँ सांस ज्यादा जो जरूरी था, तेरे लिए मैं कुछ नहीं मेरे लिए मेरा सब कुछ था, नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम भी कहते थे, वही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थी, तुम्हारा हार जाती करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आए चलो आना चलो आना। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहाँ भी हो, मेरा तुम्हारा अभी क्या वैसे, भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना, यही तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। ला 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 चले आना चले आना। बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ कनिका पांडे और सोलो सिंगिंग। मोह मोह के लागे, मोह मोह के लागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाए, ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जाओ जी, कोई टोह टोह ना लगे, किस तरह तन्हाई सूझी, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह
लागे तेरी उंगलियों से जाऊं जी, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर गई सुलझी। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। ओ दिन सा है मेरा आना, तो मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाए, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर आई सुलझे। थैंक यू सर। धन्यवाद कनिका। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्कर्ष सिंगल को सिंगिंग के लिए बुलाना चाहता हूँ। हेलो। तुम्हें मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना। ओ इतना बता दो तुझको, चाहत में अब भी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार। दिल भी ये सोचा मिलने, अब जो लगा हो मिलने, पूछो तुझे एक बार। ओ, तुम भी मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं या ना। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष। अब मैं बुलाना चाहता हूँ कनक लता सिंह और सोलो सिंगिंग। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, दूर सबरी की जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं।
बहुत-बहुत धन्यवाद कनिका, इतने भक्तिमय गीत के लिए। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हर्षिता मिश्रा और सोलो सिंगिंग। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, बूंदों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। ना 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 ना। हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए, बूंदों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकियां, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकियां। एक सेकंड पापा, एक सेकंड। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकियां, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकियां। इन्हीं कहूँ कि ना छुपाए किसने है लिखा, बताए उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। ना 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 ना। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, बूंदों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। थैंक यू। थैंक यू हर्षिता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ वीना मिश्रा और सोलो सिंगिंग। वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो तान। वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सागर से भी गहरी तेरे प्रीत की गहराई, लोक लाज कुल की मर्यादा छड़ के मैं तो आई। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो तान। वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। वो कान्हा अब तो मुरली की
मधुर सुना दो तान। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बीना। लास्ट but not the least, Anshika Gupta for solo singing. ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। न देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के थोड़ा, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी समी तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझी। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी कीरत भरती है रांझे। हाय तेरी मिट्टी में मैं जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी समी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सही। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी समी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। पीता न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। धन्यवाद अंशिका। हमारी संस्था में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसी क्रम में इसी कार्यक्रम को जोड़ते हुए हम लोग एक अगले कार्यक्रम पे जाते हैं जिसको बोलते हैं मोनोलॉग यानी चरित्र। इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ मोहित कुमार गौतम। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ मोहित कुमार गौतम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक मोनोलॉग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक एक्ट जो कि बेस्ड है महाभारत पे। महाभारत के उस सीन पे जब माता द्रौपदी का चीरहरण के बाद अर्जुन काफी क्रोधित थे और सभी सभागणों को सॉर्ट ऑफ धमकी दे रहे थे, कह सकते हैं अपना क्रोध व्यक्त कर रहे थे। तो मे भी मेरा एक थोड़ा सा वायलेंट टाइप का होगा, मेरी आवाज थोड़ी ऊंची होगी, बट आई विल ट्राई नॉट टू स्क्रीम। ओके। अंत का आरंभ है भी हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ हुआ अपमान देखा, पर मौन रहे, किंतु बोध रहे उनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ महाभारत। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित। अब हम लोग एक कार्यक्रम को एक और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जिसको बोलते हैं कविता। कविता वो भाव प्रकट करने का सबसे साधारण माध्यम है जिससे आदमी कम शब्दों में अपनी विचारों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। उसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ साक्षी जायसवाल फॉर रिसाइटेशन।
कक्षा में उपस्थित अध्यापिका, उप आचार्य और माननीय डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी जी एवं मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी जायसवाल आप सबके समक्ष आज एक कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। यह पंक्ति मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो आत्मघात मतलब सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। किस गम के सताए बैठे हो, किस गम के सताए बैठे हो, क्या राज छुपाए बैठे हो। कह दो हर गम को हम सुन लेंगे, बयां कर दो हर दर्द को हम भी रो लेंगे। यूं दर्द छुपा कर ना मुस्कुराओ, यूं दर्द छुपा कर ना मुस्कुराओ, ख्याल जो दिल में है हम सबको बतलाओ। यूं साथ छोड़कर तो ना जाओ, जो रिश्ते हैं उन्हें तो निभाओ। तुम अकेले नहीं जिसे गम है, तुम अकेले नहीं जिसे गम है, खुश रहने वाले इस जहां में बहुत कम है। माना कि हर साथ निभाने वाला सच्चा न हो, माना कि हर साथ निभाने वाला सच्चा न हो, ये साथ छोड़कर तो न जाओ, शायद कल का दिन आज से अच्छा हो। थैंक यू। धन्यवाद साक्षी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ दिव्या सैनी फॉर रिसाइटेशन। गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड एवरीवन। मैं यहाँ पे पोएम, एक शॉर्ट पोएम हिंदी की बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है कल करूँगा। यूं ना कर तू कल कल का वादा, ये कल ना कभी आया है और ना कभी आने वाला। बस तुझे है पीछे धकेलने वाला, बहाने जो तू देता है। कल करूँगा जो कहता है तू बड़ा पछताने वाला। अब बस भी हुआ और बस भी कर, कुछ तो तू चिंता कर। छोड़ छोड़ कल की तू, दे अभी पर ध्यान और लग जा तू अभी से मेरे यार। थैंक यू। धन्यवाद दिव्या। अगला मैं बुलाना चाहता हूँ प्रियांशी गुप्ता फॉर रिसाइटेशन। Good afternoon, respected sir. Good afternoon, ma'am, and my dear friends. This is Priyanshi Gupta, and I am here to recite a poem about women empowerment. चुप कर, तू रो नहीं सकती, तेरे आंसू बहुत कीमती हैं, तो इन्हें व्यर्थ खो नहीं सकती। चुप कर, तू रो नहीं सकती, कैद कर ले इन्हें आंखों में समंदर बना दे, कैद कर ले इन्हें आंखों में समंदर बना ले, तू क्या है चल दुनिया को दिखा दे। इस समंदर से एक दिन तुझे सैलाब लाना है, इस समंदर से एक दिन तुझे सैलाब लाना है, आज नहीं तो कल तुझे शिखर तक जाना है। अपने जख्मों पे इन मरहम लगा, अपने जख्मों पे इन मरहम लगा, उठ खड़ी हो फौलाद बन के दिखा। तू शक्ति है तो क्यों रोती है, तू शक्ति है तो क्यों रोती है, क्यों अपना दामन आंसुओं से भिगोती है। इन आंसुओं से कोई तुझे कम ना आ जाए, ये मान मर्यादा है कहीं तेरे सपने ना निकल जाए। चुप कर, तू रो नहीं सकती। माना बेटी का जीवन किसी सजा से कम नहीं, माना बेटी का जीवन किसी सजा से कम नहीं, पर खुदा की रजा से तुझे कोई गम नहीं। तू शीतल है तो कोमल है, तू शीतल है तो कोमल है, तू तपती धूप में छाया है, तू घने अंधेरे में रोशनी है, कभी सरला कभी माया है। तू 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 ठहरा दरिया नहीं, तू बहती धारा है, जीवन के इस भव सागर में सबको पार उतारा है। वो हंसते हैं तो हंसने दे, वो हंसते हैं तो हंसने दे, तू अपनी पहचान बनाती चल, खुद को तराश और दुनिया के मुंह पे धूल उड़ाती चल। तू दिगांगना है तो वीरांगना है, तू दिगांगना है तो वीरांगना है, हर कायर को हराती चल, हर मैदान को फतेह करना है, तो अभी चैन से सो नहीं सकती। चुप कर, तू रो नहीं सकती। भेद ना पाए कोई ऐसा वार बन, भेद ना पाए कोई ऐसा वार बन, धार हो जिसकी सबसे तेज ऐसी तलवार बन। तू जन्म देती है तो दुष्टों का संहार बन, तू जन्म देती है तो दुष्टों का संहार बन, प्रारंभ की परिभाषा है तो अंत का आधार बन। तू जीत है ना हार बन, तू जीत है ना हार बन, गौरी रश्मि का स्वरूप है तो काली का भी अवतार बन। तू अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सीख, तू अपने अस्तित्व के लिए लड़ना सीख,
तू ये खुद को खो नहीं सकती, चुप कर, तू रो नहीं सकती। तेरे आंसू बहुत कीमती हैं, तू इन्हें व्यर्थ खो नहीं सकती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी, ऐसा विषय चुनने के लिए जो सच में बहुत ही संवेदनशील है। इसी क्रम में एक तो कविता माध्यम हो गया जिससे हम अपने विचारों का बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। एक और माध्यम है जिससे हम अपने सारी विचारों को बिना कुछ कहे प्रकट कर सकते हैं, वो माध्यम है कलाकृति का। आज अब मैं इसी संदर्भ में अपने सहपाठी लोगों के से कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूं जो कुछ भी बना के लाए हैं, सर के सामने एक एक करके अपनी प्रस्तुति को दिखाएं, जिसमें सबसे पहला नाम है आशीष कुमार सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, इतनी सुंदर कलाकृति बनाने के लिए। अब मैं बुलाना चाहता हूँ श्रेया मौर्य। नेक्स्ट काजल कुमारी, काइंडली बी रेडी। थैंक यू श्रेया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ काजल कुमारी फॉर स्केच।
बहुत बहुत धन्यवाद काजल। अब मैं बुलाना चाहता हूँ प्रियंका सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं, जिसके लिए हम बुलाना चाहते हैं अजीत कुमार फॉर मिमिक्री। Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. आज देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस आज मौके पर मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो हेलो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों की अभिप्राय है कि भारत देश जो है अपना जो उसकी जनसंख्या है उसमें भी नंबर 1 है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारा जो भारत देश है वो किसी से कम नहीं। इतना बड़ा विशाल देश विश्व में नंबर 1 है। 140 करोड़ देशवासियों और मेरे सभी भाइयों और बहनों की कृपा से मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हूं और मैं देश के कोटि कोटि जनों को देश और दुनिया में नमस्कार करता हूं। भारत को प्यार करने वाले और भारत का सम्मान करने वाले उनको मैं शत शत नमन करता हूं और 15 अगस्त को मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत। अब मैं इसी क्रम में एक और मिमिक्री आर्टिस्ट को बुलाना चाहता हूं, जो कि है सार्थक गुप्ता।
बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक। हमारे सहपाठियों ने एक विभिन्न तरह की प्रस्तुतियां प्रेषित करने का कोशिश किया है सर के सामने। अब हम चाहते हैं कि सर मंच पर आए और हम लोगों का इस क्षेत्र में मार्गदर्शन करें। तो सर का स्वागत हम सभी तालियां बजा के करेंगे। Welcome to all of you, respected Vice Principal, faculty members, and the new batch of Wagbhat 23 and 24. मेरे लिए ये बहुत ही आत्मसंतोष का विषय है कि इस कक्ष में इस महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आयुष संस्थान में दोबारा आने का मौका मिला। मैं आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपका प्रवेश, आपका एडमिशन एक ऐसे संस्थान में हुआ है जो नए प्रतिमान गढ़ रहा है। बिल्कुल नया विश्वविद्यालय है, किंतु मैंने यहाँ देखा है कि ऐसा लगता है कि वर्षों की परिपाटी परंपरा यहाँ पर प्रतिस्थापित हो चुकी है। ये इस विश्वविद्यालय, इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल्स, डीन, प्रोफेसर्स और सबसे बढ़कर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो दिग्दर्शन है, उसके अनुरूप इस संस्था का विकास हो रहा है। अभी जो आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए वो आपकी जीवंतता को दर्शाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है या जुड़ना चाहता है। वो उसका एक मूल क्षेत्र है कि हमको ये काम करना है, किंतु उसके अंदर और भी कुछ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा या आयुर्विज्ञान, what else you are, what else you can become, how can you contribute to the society apart from being a therapist, apart from being a scientist। और वो आपके जो अभी कार्यकलाप थे वो बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं। और जो लोग इस तरह का प्रयास करते हैं, ये है क्या? ये अपने आप को प्रकाशित करने का तरीका है। हर चौराहे पर, हर जगह आप किसी शादी समारोह में गए, कहीं गए, तो वहां आयुर्वेद की पुड़िया नहीं बांटेंगे आप। कोई बताएगा कि मैं कविता करता हूँ, वो कविता सुना देगा, कोई गाना सुना देगा, कोई कुश्ती अच्छा करता होगा तो कुश्ती हो रही, हम भी दो हाथ लगा देते हैं, मिमिक्री करना। तो जो भी कुछ है, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको विद्यालयों में कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी you become a very accomplished doctor, but you can gain name, fame and respect in some other discipline.
which you have practiced along with your discipline. आप लोग कहाँ से आए? दो एक लोग बताएं कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर? अच्छा, all of you belong to UP. That's good. अब ये सुविधा हो गई है कि गोरखपुर में भी एक विज्ञान संस्थान खुल गया है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और संख्या भी अच्छी दिख रही है। टू बिगिन विथ, मैंने मैडम से कहा था कि जो लोग गा रहे हैं या जो कुछ काम कर रहे हैं उनका नाम नोट कर लीजिएगा, बिकॉज आई हैव ए प्रोजेक्ट विच आई डिस्कस विद प्रोफेसर मंजूनाथ जी and the registrar, Dr. Sudeep Rao ji. I want to come to you more often and participate with some musical programs with you, especially with relation to music therapy. At the outset, I should tell you that I'm not a specialist either of Ayurveda or music therapy. I had two subjects, one botany and the other music, classical music, which I pursued simultaneously. And after retirement in 2006, I am only a music pursuer. Botany is left behind. मेरा जो रिसर्च टॉपिक था पीएचडी का प्लांट पैथोलॉजी में, that was control of red rot in sugarcane by or through essential oils. So I screened so many aromatic plants of this area and outside. And to end with cinnamon, dalchini. The oil of dalchini was very effective, fully effective against Colletotrichum falciparum, the causal organism of red rot of sugarcane. But you have to give a handy option. Then we were given the task of finding out the active principle in that oil, because one oil may have so many ingredients. Finally, we closed with cinnamic acid, and cinnamic acid is very cheap, readily available, and it can be widely used on sugarcane crops for hectares and hectares. So that is to say that I pursued some research work also, published so many research papers in botany as well as music. I learned classical music from my father, the learned Pandit Ram Narayan Tripathi, who was the founder lecturer of music, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University. Then, after being absorbed with science and teaching, it was a bit sidetracked. Now, before coming to the topic, I want all of you to sing with me a few notes. ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार मुझे सुन लीजिए, फिर फॉलो कीजिए।
so that you sing on the correct pitch. You in it? Vigneshwara Vedai Sudai Vigneshwara Vedai Sudai विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। गणेश जी की स्तुति है ये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाधनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते। Means all of you are singers. बहुत सिंक्रोनाइज होके आपने गाया, कैसे खुश हो गई। अब जब हम अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे आपका, तो और गाएंगे। आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने 10+2 पास करके नीट क्वालिफाई करके यहाँ आपका आना हुआ होगा, है ना? या कुछ लोगों ने अंडर ग्रेजुएट भी पास किया है? नहीं है? अच्छा, दैट्स गुड।
About this subject, you will know from your professors. एक लेमैन के तरह मैं अगर कहूं, और जो मैंने अनुभव किया है, पढ़ा तो नहीं है, जो अनुभव किया है, आयुर्वेद भारत और ईस्ट एशिया की एक प्राचीनतम रोग निदान और चिकित्सा पद्धति है। बहुत प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि साहब वो एलोपैथी आई है, तुम्हारा इलाज हो रहा है, वरना हम तो मर जाते। ऐसा होता तो इतनी आबादी आज तक नहीं पहुंची होती, और हमारा इतना पुराना इतिहास नहीं होता, हमारे इतने बड़े बड़े लोग नहीं हुए होते। तो हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति जो थी वो क्या थी? आयुर्वेद थी। जिस तरह से हमारा संगीत बहुत प्राचीन है, संगीत के विषय में ये कहा जाता है कि जब सृष्टि का उद्भव हुआ उसी समय से संगीत है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, थोड़ा बड़ा होता है तो गाने लगता है। हर व्यक्ति थोड़ा बहुत गाता है। रोता तब है जब परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन गाता तब है जब वो सामान्य होता है या बहुत प्रसन्न होता है। इसी तरह वाद्य यंत्र, आप देखिए जो हमारे पुराण में, हमारे धर्म शास्त्रों में जो देवी देवताओं का चित्रण हुआ है, उसमें किसी के हाथ में वीणा है, किसी के हाथ में डमरू है, किसी के दोनों हाथों में मृदंग है, किसी के हाथ में शंख है, किसी के हाथ में एक तारा है। तो इस तरह से ये बताता है। इसी तरह उनके हाथों में शस्त्र भी रहते हैं और उनका एक वाहन भी होता है। तो ये बताता है कि हमारी जो भी विधाएं हैं, जो भी कलाएं हैं, वो बहुत ही प्राचीन है, और हम एक विकसित और समुन्नत देश से, सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से, वेदों में से ही निकलकर आयुर्वेद, आयुर्वेद यानी आयु का विज्ञान, आयु का अध्ययन, आयु कैसे बढ़ाई जाए, आयु कैसे सुरक्षित रहेगी, तो उसका विज्ञान। कौन कौन से लोगों ने उसमें आपको इस विधा को योगदान दिया है वो आप पढ़ेंगे, और कुछ आप जानते भी होंगे, चरक, धन्वंतरी आदि, सुनने में फ्यू। अब ये विज्ञान, इसका आधार क्या है? क्यों हमारे यहाँ आयुर्वेद आया और उनके यहाँ केमिकल्स वाला विज्ञान आया? उनके यहाँ जो दवा बनती है वो केमिकल से बनती है, हमारे यहाँ जो दवा बनती है प्रकृति में प्राप्त संसाधनों से बनती है। जड़ी बूटी, जड़, तने की छाल, पत्ती का रस, फूलों का रस, फूलों से निकाला हुआ तेल, एरोमेटिक ऑयल्स, गरम मसाले। तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में उपचार के लिए दवाएं निर्मित हुई वो प्रकृति से ली गई। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, वो लोग नहीं मानते, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ये बताया गया है कि 5 तत्व जो इस पूरे स्पेस में बिखरे हुए हैं, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये 5 तत्व जो है, इनसे शरीर बना हुआ। जब आप बॉडी की एनालिसिस करेंगे तो ये 5 तत्व आपको नहीं मिलेंगे। आपको कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि वो बना हुआ शरीर है। लेकिन जब आप शरीर का दाह संस्कार करते हैं, क्रिमेशन करते हैं, ये सारे केमिकल्स कहाँ चले जाते हैं? आइदर यू बर्न डेड बॉडी और बरी इट। पानी, जल पानी में चला गया, हवा, वायु आकाश में चली गई। आकाश का तत्व यानी जो हमारे अंदर
वायु तत्व है, स्पेस है, वो स्पेस में चला गया। पृथ्वी यानी मिट्टी जो है वो मिट्टी में मिल गई, तो बचता कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता है, क्योंकि पंचभूत तत्व जो है वो प्रकृति से आए, प्रकृति में समाहित हो गए। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम अपने शरीर का ध्यान प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके रखें तो हम अस्वस्थ नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे। और आप देख लीजिए जितने भी जानवर हैं, चौपाए हैं, बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। न तो उनके लिए कोई हाइजीन है, न उनके लिए कोई शौचालय है, न कोई बाथरूम है, न सोने की जगह है, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाते, उनका कोई फिजिशियन नहीं। धीरे धीरे जब वो हम लोगों के साथ रहने लगे तो वो भी बीमार पड़ने लगे और एनिमल हस्बेंड्री का विकास हुआ। पहले अगर किसी जानवर को चोट लग गई तो हल्दी बांध दी जाती थी या गोबर लपेट दिया जाता था, मिट्टी लपेट दी जाती थी, ठीक हो जाता था। तो एक प्राकृतिक चिकित्सा और एक प्राकृतिक संसाधनों से चिकित्सा, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, वो नेचर डिपेंडेंट और नेचर फॉरवर्डेड सिक्योर्ड मेडिकल सिस्टम है। अभी जो 19, 20, 21 में आपने त्रासदी देखी कोरोना की, पहले विदेश के लोग नहीं मानते थे। क्या कोरोना का या वायरसेस का कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है एलोपैथी में। एंटीवायरल सब्सटेंसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। वो बीमारी अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी, या तो मार डालेगी। लेकिन भारत ने, हमारे देश ने दिया उनको आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में, क्या दिया? इम्यूनिटी बूस्टर दिया। हम वायरस के पीछे नहीं भागते हैं, हम अपने को सशक्त करने के पीछे भागते हैं। अगर आप सशक्त होंगे तो कोई आक्रांता आपको हरा नहीं सकता है। तो उसी सिद्धांत पर चलते हुए आपने देखा कि भारत का आयुर्वेद पूरे विश्व में पहुंच गया कोरोना के काल में। और कुछ संतों ने, कुछ मनीषियों ने भी इसका प्रचार किया। इसी के साथ साथ योग भी जुड़ा हुआ है। आपको ताज्जुब होगा, मुझे 2011 में प्रोस्टेट कैंसर हुआ और जब पता चला तो इट वाज एन एडवांस स्टेज, मेटास्टेसिस वाज देयर। घबराए हम लोग गए एम्स, वहां पर इलाज हुआ, मैं बच गया। ऑपरेशन नहीं हुआ, हार्मोनल थेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ, बच गया। लेकिन डॉक्टर्स ने क्या कहा कि आप अब योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और आयुर्वेदिक औषधियां लीजिए। समझ रहे साहब? Even allopathic doctors and allopathic system is also prescribing on their sheets about Ayurvedic medicines, energy boosters and immunity boosters. तो अब दो तरीका हो गया। एक, आप अपने को आग में ढकेल दीजिए, जल जाइए या झुलस जाइए, उसके बाद किसी चाहिए हमको ठीक करो। दूसरा है, आप इतने सशक्त हो जाइए कि आप आग से दूर रहें, अपने को बचाए रखें। तो वो बचा के रखने वाला इलाज कौन सा है? आयुर्वेद का इलाज, नेचुरोपैथी। और आग में कूद जाना, यानी पहले बीमारी ले लो, फिर उसके बाद डायग्नोसिस कराओ। ब्लड टेस्ट से लेकर यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट से लेकर आप सिटी स्कैन और जितना भी है वो सब करवाइए। उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि आपको अमुक बीमारी है, अब उस बीमारी को आप 5 साल 10 साल ले लीजिए। ठीक है? तो हम लोग उसी कंडीशन में आ गए, और उसका प्रमुख कारण क्या है? हमारी आज की जीवन शैली, रहन सहन का तरीका। आज भी आप देखेंगे साधु सन्यासी बहुत कम कपड़े पहनते हैं, राख लगाए रहते हैं, पूरी देश दुनिया में घूमते हैं। वो यदा कदा बहुत कम सुनने में आता है कि कोई साधु सन्यासी, जो सही में है,
दिखावे वाला नहीं, वो बीमार पड़ गया। अधिकतर की सामान्य मौत होती है, लंबी आयु होती है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपने आयुर्वेद आयुर्विज्ञान को चुना है अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है, और आप सबको भी लगता होगा, कि आने वाले दिनों में, आने वाले लंबे समय में भारत का ये चिकित्सा विज्ञान पूरे विश्व का विज्ञान होगा, पूरा विश्व उसको अपनाएगा। क्योंकि आपने सोडियम क्लोराइड नमक को एक पुड़िया बना के दी जाए, आप उसको खाइए तो आपका लो ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाएगा। कितना हाई होगा, क्या होगा? लेकिन अगर आपको आपकी जीवन शैली में नमक कम खाने की आदत डाल दी जाए तो अपने आप को ठीक रहेगा, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। टेंशन में मत रहिए, टेंशन से दूर रहने के लिए क्या है, प्राणायाम कीजिए, जो काम करना हो आराम से कीजिए। चिंता और चिता एक जैसी होती है, इससे चिंता मत कीजिए, बिना कोई भी परेशानी आए हंसते हंसते उसको झेलिए। तो ये विषय हो गया आयुर्वेद का, बहुत ही प्राकृतिक नेचर से सिंक्रोनाइज। हमारे यहाँ की जो आबो हवा है, क्लाइमेट है हमारे सब कॉन्टिनेंट की, उसको एडेप्टेबल है, वो एडेप्टेड है उससे। और इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई भी अंग्रेजी दवा आप लीजिएगा, उसका पर्चा पढ़िएगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या क्या है, ये कितना कितना, ये तो बताएंगे ही, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, इंडिकेशन भी बताएंगे। फिर एक लंबा चौड़ा भाषण होगा साइड इफेक्ट पर, ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, अगर हो तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए, डॉक्टर से मिलिए, वो फिर कोई दूसरी दवा दे देगा, फिर उसका साइड इफेक्ट होगा, फिर डॉक्टर से मिलिए। यानी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन डजंट कम विद साइड इफेक्ट्स। जैसे हमारा ट्रीटमेंट हुआ, हमको हॉट फ्लैशेस का साइड इफेक्ट बताया गया, इतनी परेशानी हुई मुझको, जिसको वर्णनातीत है, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं। बैठे बैठे गुस्सा आता था, लगता था क्या तोड़ दूं, क्या फोड़ दूं, किसको मार दूं। तो वो उस दवा का असर था, जो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। जो अपनी, और इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारे यहाँ जो भी बदलाव हुए हैं या जो भी कमियां आई हैं, उसका कारण क्या है? हमारे देश पर बहुत सारे विदेशियों के आक्रमण हुए। तो जब विदेशी आक्रमण होता है तो केवल वो आदमी आदमी को नहीं मारते हैं, केवल लूटपाट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी देश को अगर जीतना है तो उसके कल्चर, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। तो ये मेडिकल सिस्टम भी हमारा जो है, हमारे कल्चर का पार्ट था, हमारी संस्कृति का हिस्सा था। इसको पहले यूनानी बनाया गया, फिर अंग्रेजी बनाया गया, एलोपैथिक बनाया गया, तो अब आयुर्वेद जो है वो बैक सीट पर चला गया। चलता रहा, ऐसा नहीं, खत्म नहीं हुआ। बहुत जगहों पर साउथ इंडिया में आप देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, आज भी इट इज ए प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ थेरेपी, लेकिन खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसको वो जगह नहीं मिली जो एलोपैथ को मिली। इसी तरह म्यूजिक में भी हूण आए, वो अशोक आए, उसके बाद मुसलमान आए, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे म्यूजिक को खत्म करना चाहा। आज भी साउथ इंडिया में जो पुराना हमारा इंडियन म्यूजिक था वो प्रिजर्व है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हमारा म्यूजिक पोल्यूट हो गया, चेंज हो गया, मिक्स हो गया। तो वो जो साउथ इंडियन म्यूजिक है वो द्रविड़ संस्कृति का पोषक है, वो आज तक वैसे ही चला आ रहा है। क्योंकि अंग्रेजों का, मुसलमानों का उधर आक्रमण कम हुआ, वो उधर नहीं जा पाए, नहीं जीत पाए। लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे फाइन आर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पोएट्री हो, सब कुछ चेंज हो गया। संस्कृत की जगह, संस्कृत भाषा की जगह उर्दू भाषा आ गई, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा आ गई। इसी तरह से लिटरेचर, जो आर्ट की फील्ड थी, उसमें बजाय सरस्वती जी को कपड़ा पहने दिखाने के लिए उसको नग्न दिखाया जाने लगा, तो एक नया कल्चर आ गया। तो कहने का मतलब ये कि आर्ट, म्यूजिक, जितने भी हमारे कल्चरल एस्थेटिक्स थे,
सबको डिस्ट्रॉय किया इन्वेडर्स। लेकिन अब एक समय ऐसा आया है जब भारत जागरूक हुआ है और आयुर्वेद की चिकित्सा की पद्धति का विकास, इसके लिए संस्थान बनना मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी 2 साल पहले मैं गया था दिल्ली, तो वहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के पैरेलल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वो कौन सी जगह है वो, सरिता बिहार, मैंने वहां पर्चा बनवा दिखाया और मुझे उसका लाभ हुआ। फिर जो दवा उन्होंने बताई तो वो मैंने यहाँ आके पंचकर्म कराया, क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ सुविधा है मुझे। अभी 1 महीना पहले मैंने कराया था यहाँ पंचकर्म, 9 दिन में लगातार आया। तो कहने का मतलब यह है, उससे क्या लाभ हुआ, कोई मेडिसिन नहीं खाई, केवल शारीरिक चिकित्सा हुई, उससे मुझे मेरा एनर्जी लेवल बूस्टअप हुआ, मुझमें फिर वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि कोई काम ना कर सकूं। ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। और जो एक मेडिसिन दी है तो वो एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर्स ही है, वो उसमें भी सब नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उसमें कोई दवा नहीं, कोई केमिकल नहीं। तो अच्छा, म्यूजिक ये करीब करीब समझ लीजिए ईसा से 400 वर्ष पूर्व और 17वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी से, और खासकर जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ, पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो सैनिक, जो आम नागरिक घायल होते थे, बीमार होते थे, मरने की कगार पर पहुंच जाते थे, सालों साल जिनकी चिकित्सा चलती थी, उनकी चिकित्सा में पहली बार प्रैक्टिकली म्यूजिक का प्रयोग किया गया, नॉट एज ए डिसिप्लिन। देखा जाए इससे क्या होता है। तो इन सोल्जर्स को जो घायल थे, जो मिजरी में थे, उनको म्यूजिक थेरेपी दी गई। इट वॉज नॉट नेम्ड एज म्यूजिक थेरेपी देन, ये नाम बाद में आया, 19th सेंचुरी में आया, तो उसको म्यूजिक थेरेपी कहा गया। अब यहाँ भी प्रश्न उठता है कि वो म्यूजिक थेरेपी कहाँ की म्यूजिक की थी। इट वॉज नॉट इंडियन म्यूजिक। मेरा आज बोलने का पॉइंट ही यही है कि जब हमारी हवा, मिट्टी, पानी, वायु, आकाश अपने देश का है, अपने सब कॉन्टिनेंट का है, इस ग्लोब का है, तो हमारी दवा केमिकल्स की क्यों हो? फ्रॉम एलोपैथ टू आयुर्वेदा या अदर, जिसको लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव नहीं, दैट इज द मेन, उसको आपने अल्टरनेटिव बना दिया। उसके बाद अगर हमको हील करना है किसी पेशेंट को म्यूजिक से, हम उसको पॉप जैज म्यूजिक क्यों सुनाएंगे? हम अपना म्यूजिक सुनाएंगे। तो भारतीय संगीत, इसलिए मेरा आज का जो सब्जेक्ट पूछा गया, मैंने कहा इंडियन म्यूजिक एंड आयुर्वेदा, भारतीय संगीत और आयुर्वेद। इस पर बहुत सारा काम होना है, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है कि इंग्लैंड में, अमेरिका में अगर किसी ने बता दिया कि फलाना ऑर्केस्ट्रा सुनाइए, फलाने डायरेक्टर का, कंपोजर का, तो मरीज को आराम हो जाएगा। हम उसी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और अस्पताल के वार्ड्स में लगा देंगे, चलने लगेगा। लेकिन उससे हमारा मरीज नहीं ठीक होगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शांति देने वाला म्यूजिक है ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं खराब है, वो उनका म्यूजिक है, वो उनको अच्छा लगता होगा। आप लोगों ने देखिए अभी गाना गाया, कोई भी उसमें वेस्टर्न म्यूजिक था? नहीं था, भजन थे, गीत थे, सब इंडियन म्यूजिक था। तो अब भारतीय संगीत की विशेषता क्या है? भारतीय संगीत की विशेषता है मेलोडी, स्वर माधुर्य। वेस्टर्न म्यूजिक की विशेषता क्या है? हारमोनी। एक साथ 1000 लोग अलग अलग सुर में चिल्लाएंगे तो क्या कहलाएगी? हारमोनी। जबकि वो डिसहारमोनी है। उनका कोरल ग्रुप, क्वायर ज्यादा होता है चर्च में, क्योंकि वही होता था पहले, तो क्वायर वगैरह चलता था, उसी से उनका जाज या मोजेट रोजेट जो जो भी उनके म्यूजिक हैं, पॉप, वो सारे म्यूजिक चल रहे हैं।
लेकिन उनका क्लासिकल म्यूजिक भी बहुत रिच है, बहुत एडवांस्ड है। उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड इन दैट। कोई भी क्लासिकल म्यूजिक होगा उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, चाहे वो भारतीय हो, चाहे अरेबिक हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, तब आप समझेंगे कि उसकी क्या विशेषता है। तो एज वी हैव बीन टोल्ड, उनका वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत ही एडवांस और बहुत रिच है, बट इट इज नॉट सोलिंग और मेलोडियस, इट इज हार्मोनिक। ये बेसिक डिफरेंस है हमारे म्यूजिक में और वेस्टर्न म्यूजिक। When we include music, Indian music, in the treatment of Ayurveda as a music therapy and employ persons as music therapeutists, तब हमको कॉशियस होना होगा कि उस व्यक्ति को भारतीय संगीत आता है कि नहीं आता, उसने सीखा है कि नहीं सीखा। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हनुमान चालीसा का गायन लगा दिया जाए तो वो सबको मालूम, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन किसी पिक्चर का कोई वेस्टर्नाइज वर्जन प्ले कर दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो म्यूजिक थेरेपी इज नॉट ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो उसको ऑगमेंट करता है, उसको सप्लीमेंट करता है और ऐसी सी बीमारियों को ठीक करता है जो दवाओं से ठीक नहीं होती। जैसे पार्किंसंस है, भूलने की प्रक्रिया है, नींद न आने की प्रक्रिया है, तो ये सारी चीजें जो है पार्किंसंस है, और एक क्या नाम अल्जाइमर्स, उसका ऑटोइम्यून, ये सारी बीमारियां जो हैं उन पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं म्यूजिक थेरेपी के। नाउ दे हैव स्टार्टेड institutions which impart education in music therapy. They provide diploma and degrees to persons who follow these courses and they get an employment in some medical facility. तो जब गोरखपुर में ये महायोगी गोरखनाथ आयुर्विज्ञान संस्थान के दो नाम है, एक तो विश्वविद्यालय का नाम है और एक मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम है, उसमें गोरक्षनाथ नाम लिखा हुआ है, उससे मैं जुड़ा, मैंने इसके बारे में जाना। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव अभी जो यहाँ थे, ही ब्रॉट मी टू द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो मुझे ये लगा कि जब तक मैं ठीक ठाक हूँ, चल फिर रहा हूँ, तो कुछ यहाँ पर काम मुझे करना चाहिए जो आगे चलकर बेस बनेगा म्यूजिक थेरेपी का इन दिस एरिया। क्योंकि एक चीज जो मैंने शुरू में कही, अभी इंडिया में भारतीय संगीत को आयुर्वेदिक उपचार में सहायक बनाने का प्रयोग बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। 1971 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था देवरिया के कॉलेज में जहां मैं टीचर था, प्लांट्स एंड म्यूजिक। प्लांट्स पर रिसर्च हुआ है, वो भी साउथ में ज्यादा हुआ है, कि प्लांट्स की फिजियोलॉजी को, प्लांट की ग्रोथ को म्यूजिक कैसे इफेक्ट करता है, इस पर काफी काम हुआ है। और बीमार आदमी के ऊपर इंडियन म्यूजिक, शास्त्रीय राग संगीत, वो कैसे काम करता है, इस पर काम कम हुआ है, करना होगा। और पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही सफल होगा। जैसे आप जानते हैं भारतीय संगीत में भैरवी सुबह गाई जाती है, राग भैरव सुबह गाया जाता है, दोपहर में सारंग गाया जाता है, रात में दरबारी गाया जाता है, शाम को यमन गाया जाता है। ये अलग अलग रागों के नाम है। अब किसी पेशेंट को आप सुबह के समय दरबारी या यमन का म्यूजिक प्ले कर दें, चाहे वो मैनुअल हो और चाहे रिकॉर्डेड हो, क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्लासिकल म्यूजिक ये टाइम से और यहाँ तक कि ऋतुओं से, सीजन से भी कोरिलेटेड है। वर्षा ऋतु है तो मल्हार गाएंगे, ठीक है, देश गाएंगे, उस समय वो सब नहीं गाएंगे, लेकिन उस राग सीखने के लिए, गाने के लिए ठीक है, किस समय आता है। लेकिन अगर उसका हमको पॉजिटिव रिजल्ट पाना है, इफेक्ट पाना है, तो वो जिस समय बताया गया शास्त्रों में कि सुबह 4 से 6 प्रातः का पहला चरण, प्रातः का दूसरा चरण, उस समय गाया बजाया जाए तो उसका इफेक्ट होगा। दोपहर के समय आप अगर भैरव गाएंगे तो उसका इफेक्ट नहीं।
शाम के समय अगर आप भैरवी गाएंगे तो क्या है? कहने का मतलब ये, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द रागा, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, हमको इस पर रिसर्च करना होगा कि किस समय कौन सा राग किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से प्ले किया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकल में लैंग्वेज एक प्रॉब्लम आता है। वोकल अगर आप गाएंगे और तुलसीदास का भजन गाएंगे तो हो सकता है कि अन्य प्रदेशों के मरीज उसको ना समझ पाए, तो सुनेंगे नहीं ध्यान से तो फायदा क्या होगा। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो वो सब जगह स्वीकार्य होगा, सब जगह एक्सेप्टेबल होगा। जैसे वॉलिंग है, सारंगी है, फ्लूट है, तो ऐसे जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे अगर प्ले करके और उसको प्रसारित किया जाएगा वार्ड में या प्राइवेट वार्ड में जहां पर भी पेशेंट है तो ज्यादा फायदा करेगा। तो इस समय जो अवस्था आपकी वही अवस्था होगी। आप भी जीरो हैं आयुर्वेद में, मैं भी जीरो, आप भी जीरो है मेरी थेरेपी में, मैं भी जीरो। लेकिन हम क्योंकि देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच बोलने का, इंटरेक्ट करने का साहस मैंने किया। तो 2 पॉइंट्स में आपको देके जा रहा हूं। अगर हम इंडिजिनस पीपुल हैं, अगर हम भारतीय हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, तो हम अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा की दवा क्यों करें? ठीक है, जहां पर हमारे पास उपचार नहीं वहां का किया जाएगा। जैसे बाबा रामदेव ने एक बार वो किया था, उपवास किया था, हठ योग किया था, और जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया, मेडिकल कॉलेज में ले आके उनको ग्लूकोज दिया गया। तो वो तो इनएविटेबल है। लेकिन अगर हमारे पास चिकित्सा है, प्रामाणिक चिकित्सा है और वो उपलब्ध भी है, तो हम उसको क्यों ना एक बार आजमाएं। ये बहुत बड़ी बात है। तब ऐसा नहीं होगा कि किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी मेडिकल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के 100 डॉक्टर एलोपैथ के होंगे और 2 डॉक्टर आयुर्वेद का होगा, 2 डॉक्टर होम्योपैथ का होगा, 1 डॉक्टर यूनानी का होगा। तब ऐसा नहीं होगा। द सीन विल बी अपोजिट। एक इमरजेंसी के लिए उनको रखा जाएगा, इमरजेंसी रहा तो उनको आप टैकल कीजिए, क्रिटिकल सर्जरीज हो उनके लिए रखा जाएगा। लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए, जो रोजमर्रा की बीमारियां हैं, जो हमारी गलत हैबिट्स, गलत रहन सहन, गलत खाने पीने की वजह से हो रही है, उनके लिए हमारा आयुर्वेद जो है चीप है और विदाउट साइड इफेक्ट्स है, तो उसको आगे बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि शल्य चिकित्सा नहीं थी, पहले हमारा तो एलोपैथी नहीं थी, एलोपैथी सर्जरी नहीं थी, लेकिन लड़ाइयों में सैकड़ों सोल्जर घायल होते तो उनकी सर्जरी भी होती और वो ठीक होते थे। तो हमारे यहाँ सर्जरी भी है, लेकिन अब जो उनकी सर्जरी है वो बहुत एडवांस है। जैसे न्यूरो सर्जरी बहुत ही एडवांस हो गई, स्पाइनल सर्जरी बहुत एडवांस, हार्ट की सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब एडवांस टेक्निक उनके यहाँ आ गई है। लाइफ सेविंग है, एंड्योरिंग हो ना हो, लाइफ सेविंग है। तो कहने का मतलब ये कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पर अगर हम गर्व कर सकते हैं, खाली ये कहने से नहीं होगा कि हमारे यहाँ विमान था। अरे विमान था तो दिखाई क्यों नहीं देता है? क्यों हम बाहर से विमान मंगाते हैं? अब हमारे यहाँ विमान बनने लगे। हमारे यहाँ वो, हम यहाँ से सोचते थे हम वहां पहुंच जाते थे, बेंगलोर में घूम के वापस चले जाते। ये टेलीपैथी, ये विज्ञान था, तो आज क्यों नहीं इसका इस्तेमाल था? क्यों मोबाइल हमारे हाथ में चाइना का और वहां का कोरिया का है? तो केवल कहने से नहीं होगा कि हमारी विरासत बहुत पुरानी है, हमारे यहाँ विमान भी था, हमारे यहाँ रॉकेट भी था, हमारे आयुध भी थे, हमारे यहाँ आयुष भी था। इसके केवल कहने से नहीं होगा, हमको फिर से उसको साबित करना होगा, उसमें जीना होगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? समय हो गया ना? कितना हो? क्योंकि अब हमारे ख्याल से अब आप बोर होना शुरू हो गए होंगे, वही बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो दिस वॉज नॉट एन एकेडमिक रिकोर्स, ये केवल सजेशंस हैं। और जैसा मैंने कहा कि वी आर एट वन लेवल रिगार्डिंग
एक सामान्य चीज आप देखिए, अगर आप घबराए हुए हैं, परेशान हैं और आपसे कहा जाए आप शांत हो जाइए और ओम का उच्चारण कीजिए या ओम के उच्चारण को सुनिए, तो 5 मिनट के बाद आपको शांति मिल जाए। तो आप थेरेपी कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या कहीं अच्छा गाना आपने सुन लिया, उससे भी आपको थोड़ी राहत मिले। अगर ये हो सकता है तो असाध्य बीमारियों के इलाज में भी म्यूजिक थेरेपी काम आ सकती है, बशर्ते वो हमारी इंडिजिनस म्यूजिक हो, अपना म्यूजिक हो। ठीक है, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, खासकर मैडम बैठी हुई हैं। और मेरा जब पंचकर्म का इलाज चल रहा था पिछले महीने, तभी प्रिंसिपल सर जो डॉक्टर मंजूनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको बुलाऊंगा, और इतनी जल्दी बुला लिया, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब एक चीज और है कि महीने 1.5 महीने के अंदर हम फिर आएंगे, और अभी मैडम से मैं लिस्ट ले लूंगा। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, अपने बीच में लोगों को एनकरेज कीजिए गाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जाए जिसमें गोरखवाणी, जो गोरखनाथ जी के संप्रदाय के भजन है, उनकी रिकॉर्डिंग हो, उनको आप लोगों को सिखाया जाए, फिर आप इन लोगों की आवाज में रिकॉर्ड हो। और दूसरा, भारतीय शास्त्रीय संगीत या भजन या देशभक्ति गीत, इनका दोनों को मिलाकर एक वर्कशॉप हम करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टेंशन होते ही उसको शुरू करेंगे, लेकिन 1-1.5 महीना लगेगा। इस 1-1.5 महीने का इस्तेमाल आप लोग, जैसे अभी इतने अच्छा गाया लोगों ने, कई बच्चों ने तो बहुत अच्छा गाया, और अगर थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लेंगे तो और अच्छा गाएंगे, परफेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ नए नए गीत भजन आपको सिखाए जाएंगे, जो आपकी पूरी लाइफ आपको लाभ देंगे। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैडम आप भी और आप लोग आपस में अपने सीनियर से भी कहिए कि आपको, आप लोगों में कौन कौन से लोग गाते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और मैडम को दे दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर बेरिंग इन फॉर सच टाइम।